listeners, welcome to my channel Study Buzz. Yesterday we discussed the importance and advantages of international business. Though international business is very beneficial for every businessman, but there are also some problems and difficulties connected with international business. So in this video we will discuss those all difficulties and problems related with international business. So let's start the topic. So first, when any foreign country enter into other foreign country for trading purpose, then there will be several conditions and problems imposed by the host country. The entry requirements will be very tough in several cases. मीन्स जब भी एक फ़ॉरेन कंट्री दूसरी फ़ॉरेन कंट्री में एंटर करती है ट्रेड के पर्पज़ के लिए, तो बहुत सारी कंडीशंस और प्रॉब्लम्स उस पर इम्पोज की जाती है. एंट्री रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा सेवरल केसेस में बहुत ज़्यादा टफ हो जाती हैं. ठीक है, जनरली डोमेस्टिक गवर्नमेंट जो होती है वो इम्पोज कर देती है बहुत सारी एंट्री रिक्वायरमेंट्स टू मल्टीनेशनल कंपनीज. बहुत सारी एंट्री रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है मल्टीनेशनल कंपनीज़ को फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रेड करने के लिए. कंट्रीज़ इम्पोज करती है टैरिफ्स और एक्सपोर्ट क्योटास को टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक बिजनेस. डोमेस्टिक बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेन कंट्रीज़ क्या करती है, वो इम्पोज करती है टैरिफ और एक्सपोर्ट क्योटास को. तो यही जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं किस पे बेस होते हैं, ये पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे बेस होते हैं जो गवर्नमेंट की होते हैं. जो दो कंट्रीज़ की गवर्नमेंट के बीच में जितने भी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं इन सभी के ऊपर बेस करते हैं ट्रेड बैरियर्स. फॉर एग्जाम्पल, बिफोर 1998 China, Pakistan and USA imposed several restrictions and trade barriers on import from India. 1998 से पहले चाइना, पाकिस्तान और USA ने इम्पोज कर दिए थे बहुत सारे several restrictions and trade barriers on import from India. इंडिया से इम्पोर्ट करने पे बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स थे. However, with the establishment of World Trade Organization, many entry requirements by the host countries are dispensed. मतलब जैसे ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिशमेंट में आई तो बहुत सारी जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स थी होस्ट कंट्री से वो डिस्पेंस कर दी गई थी. सेकेंड पॉइंट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस कुछ ऑर्डिनरी फर्म्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता था. इंटरनेशनलाइज करना खुद के बिज़नेस को, उसमें बहुत सारा वर्कलोड हो जाता था, बहुत अलग टाइप का वर्क इन्वॉल्व हो जाता था, सच एज मार्केट सर्विस, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड मैनेजरियल एफिशिएंसी. तो इन सभी काम में क्वालिटी को इम्प्रूव करना, प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट करना और जितनी भी मैनेजरियल एफिशिएंसीज होती थी, ये जितना भी वर्क होता था इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और हाई कॉस्ट लगती थी विद रिस्क इन्वॉल्विंग इन इट विदाउट एनी गारंटी फॉर फेयर रिटर्न्स इन द बिजनेस. इसमें कोई गारंटी भी नहीं होती थी कि उन्हें फेयर रिटर्न्स मिलेंगे ही बिजनेस में. हैंस मोस्ट ऑफ द बिजनेस हाउसेज रिफ्रेन फ्रॉम इंटरनेशनलाइजिंग देयर बिजनेस. तो इसी वर्कलोड की वजह से बहुत सारे जो बिजनेस फर्म्स होती थी वो इंटरनेशनलाइज नहीं करती थी अपने बिजनेस को. नाउ द थर्ड पॉइंट इज़, इस पॉइंट में ये बताया कि जितना भी ऑफिशियल जो प्रैक्टिसेस होती थी और जो स्ट्रिक्ट एटीट्यूड होता था गवर्नमेंट का टुवर्ड्स द फॉरेन कंपनीज़, वो बहुत ज़्यादा इनटॉलरेबल था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था. तो ये सभी चीज़ों को देख के बिजनेसमैन डाउट करते थे खुद के बिजनेस को इंटरनेशनलाइज करने के लिए. और ड्यू टू द स्ट्रिक्ट एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द फॉरेन कंट्रीज़ गवर्नमेंट, इसी एटीट्यूड की वजह से जितने भी लाइसेंस और जो सेंक्शन प्रोवाइड कराने में फॉरेन कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा डिले होता था. इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडियन गवर्नमेंट बिफोर 1991. द एटीट्यूड ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी, इंडियन गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड था वो बहुत ज़्यादा डिसडेनफुल था, बहुत ज़्यादा एरोगेंट था और एग्रेसिव था टुवर्ड्स द फॉरेन कंपनीज़. ये सब कुछ बिफोर द कंसेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन से था. लिबरलाइजेशन के कंसेप्ट के आने से पहले जो इंडियन गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड था वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था. They were hostile toward foreign investors in particular. For example, Pepsi company had to wait for 3 years just to set up a soft drink concentrate factory in India, and the US Razor Blade company had to wait for 8 long years for its application to be accepted. मतलब पेप्सी कंपनी को इंडिया में अपना कंसनट्रेट फैक्ट्री सेटअप करने के लिए 3 years तक वेट करना पड़ा था ड्यू टू द एरोगेंट एटीट्यूड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. एंड यूएस रेजर ब्लेड कंपनी थी, उसको भी 8 सालों के लिए वेट करना पड़ा था फॉर इट्स एप्लीकेशन टू बी एक्सेप्टेड. तो ड्यू टू दिस एटीट्यूड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट बिफोर लिबरलाइजेशन, जो बिजनेस थे, जो फॉरेन कंपनीज थी, वो अपने बिजनेस को इंटरनेशनलाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा डाउट करती थी. एंड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन 1991, फॉरेन इन्वेस्टर्स वर नाउ इन्वाइटेड विद रोजेज एंड स्माइल बाय मिनिमाइजिंग प्रोसीजर्स. अब लिबरलाइजेशन के बाद प्रोसीजर्स थे वो मिनिमाइज हो गए थे और फॉरेन इन्वेस्टर्स अब अच्छे से अपने बिजनेस को इंटरनेशनलाइज कर सकते थे.
नाउ द फोर्थ पॉइंट इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी एक मेजर फैक्टर है जो डिस्करेज करता है स्प्रेड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस को। देखो, जैसे हर साल फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं इंडिया में, इन इंडिया फ्रीक्वेंट चेंजेस इन पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कंसिक्वेंट चेंजेस इन पॉलिसीज। तो यही जो फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में और जो कंसिक्वेंट चेंजेस होते हैं उनके साथ साथ उनकी पॉलिसीज़ में, तो यही अफेक्ट करता है, डिस्करेज करता है स्प्रेड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस को। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी विल बी ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय एक्सचेंज इंस्टेबिलिटी। मतलब एक्सचेंज इंस्टेबिलिटी भी अफेक्ट होती है। करेंसीज ऑफ कंट्रीज विल गेट डेप्रिशिएटेड ड्यू टू इम्बैलेंस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? व्हेन द इम्पोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, कंट्री में इम्पोर्ट्स ज़्यादा है एक्सपोर्ट से। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, जाम्बिया डेप्रिशिएटेड देयर करेंसी मैनी टाइम्स। इन कंट्रीज़ ने अपनी करेंसी को बहुत बार डेप्रिशिएट किया है। तो यही डेप्रिसिएशन की वजह से दिस एक्सचेंज इंस्टेबिलिटी विल बी अ डिस्करेजिंग फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। यही एक्सचेंज इंस्टेबिलिटी भी डिस्करेज करता है स्प्रेड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस को। द सिक्स पॉइंट इज टेक्नोलॉजिकल पायरेटिंग। टेक्नोलॉजिकल पायरेटिंग क्या होता है? जब कोई इंसान किसी की ओरिजिनल टेक्नोलॉजी को कॉपी करता है। तो टेक्नोलॉजिकल पायरेटिंग इंटरनेशनल बिजनेस को किस तरह से इफेक्ट करती है? टेक्नोलॉजिकल पायरेटिंग वुड बी अ कॉमन अफेयर इन इंटरनेशनल बिजनेस। कॉपिंग द ओरिजिनल टेक्नोलॉजी, प्रोड्यूसिंग इमिटेटिव प्रोडक्ट्स। मतलब उसी के जैसे प्रोडक्ट्स प्रिपेयर करना, कॉपी प्रोडक्ट्स प्रिपेयर करना, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स। इमिटेटिंग अदर एरियाज ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस वर कॉमन इन जापान सम 50 years ago. These practice would invariably alarm the foreign companies against expansion. ये क्या करता है? टेक्नोलॉजिकल पायरेटिंग फॉरेन कंपनीज को खुद के इंटरनेशनल बिजनेस को एक्सपेंड करने से अवॉइड करता है। The last point is corruption. How corruption has affected international business. Let's see. Corruption has become an international phenomenon. A businessman cannot go ahead with export or import or internationalize his business without greasing the itching palm of politician in power. मतलब कि politicians को उन्हें bribe देनी पड़ती थी अगर उन्हें अपने बिजनेस को इंटरनेशनलाइज करना है तो। एंड ऑल्सो मेंबर्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे उनको भी उन्हें ब्राइब्स देनी पड़ती थी कि अगर उन्हें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करना है तो। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, India and China top a list of 30 countries whose firms are most willing to pay bribes to a business abroad. They are followed by Russia, Turkey, and Taiwan. Britain is the 6th on the bribe payers index, while the US shares the 9th place with Belgium. French and Italian firms are the worst culprits for paying bribes in low-income countries to gain business opportunities. मतलब कि अपने बिजनेस को इंटरनेशनलाइज करने के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जब फॉरेन कंट्रीज प्रोवाइड कराती है तो उन्हें पॉलिटिशियंस को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब्स देनी पड़ती थी। The countries whose firms were least prepared to pay bribes, including Switzerland, Sweden, Australia, and Canada. Bribery and kickbacks in international business may run to several million and billions. This would discourage the international business and they would not be inclined to expand their investment. तो ये सभी bribes और जो ये bribes और kickbacks होते थे, ये क्या करते थे? डिस्करेज करते थे इंटरनेशनल बिजनेस को and they would not be inclined to expand their investment. तो वो क्या करते थे? अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं करते थे इंटरनेशनल बिजनेस में। You have understood the difficulties and problems of international business. Thank you for watching.